है मम्मी? पता नहीं। कहाँ गई होगी? हेलो ललित जी, मैं प्रणव बोल रहा हूँ। देखिए, आज भी कुछ घर पे हुआ लगता है। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हो रहा वहां पर। ललित जी, आप खुद आइए, घर को एक बार सूंघ के देखिए, आपको पता चलेगा। क्या हुआ? कोई चीज चोरी हुई है क्या तुम्हारी? चीजें तो कुछ चोरी नहीं हुई मेरी। तो फिर तुम्हारे जाने के बाद उस घर में कोई कैसे आ सकता है? देखिए, घर तो आपका है ना, मैं तो सिर्फ किराएदार हूँ। तो तुम कहना क्या चाहते हो? मैं भेजता हूँ किसी को तुम्हारे घर के अंदर? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है यहाँ पे कोई आता है, कुछ कुछ होता है मेरे पीठ पीछे, कुछ गलत। प्रणव, जब घर बहुत दिनों तक बंद रहता है ना, तो उसमें से ऐसी बदबू आती है। तुम एक काम करो, खिड़कियां खोलो और इतना सोचना बंद कर दो, ठीक है? कोई नहीं आता वहां, कुछ नहीं हो रहा वहां। अरे सब तुम्हारे मन का वहम है। पापा बाय। बाय बेटा, संभाल के। हाँ, माथा सीधा रख। आजा पहनो जल्दी से। आजा 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 आजा। जा, पापा को बाय कौन बोलेगा? बाय पापा। ऐसे नहीं दे रहा हूँ, जल्दी से आओ, जल्दी से, लेट हो रहा है। हाँ, बाय। आजा आजा। दादू जा। बेटा बेटा उतरो 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 जल्दी जल्दी। आजा आजा आजा। बाय। देखो बस छूट जाती ना। चलो 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 ऊपर बाय हो जाए। जाओ जाओ संभाल के। बाय बाय बाय। क्या यार, तू आज फिर लेट हो गई? हाँ यार, रचना की टेक्स्ट बुक नहीं मिल रही थी। पूरा घर ढूंढ मारा, तब जाके रवि के बैग में मिली है। चल बैठ। तू भी ना, चल।
अरे आप अब तक तैयार नहीं हुए? जाइए जल्दी तैयार हो जाइए ना। ये एक आम परिवार की जिंदगी का एक आम दिन था। बच्चे स्कूल जा चुके थे, घर का आदमी ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल पड़ा। उसकी बुजुर्ग माँ घर में आराम कर रही थी, घर की गृहिणी घर से काम कर रही थी, और अब वक्त हो गया था बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से पिकअप करने का। पर अब जो होने वाला था वो आम नहीं था, नॉर्मल नहीं था। जो हुआ वो अचानक हुआ, और जो हुआ उसने इस परिवार को तहस नहस कर दिया। इस हादसे ने इस परिवार को मानो असहाय दर्द के दलदल में हमेशा के लिए डुबो दिया। उस दोपहर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये किसी को मालूम नहीं पड़ा। माँ जी, मैं रचना को लेने जा रही हूँ। लता आंटी, मेरी मम्मी क्यों नहीं आई? पता नहीं रचना, शायद मम्मी लेट हो गई होंगी। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जाओ बेटा, दादी है घर पे, जाओ। दादी, मम्मी कहाँ है? मम्मी मुझे लेने क्यों नहीं आई? है? मम्मी लेने नहीं आई? फिर कहाँ गई? पता नहीं। लता, भावना से कुछ बात हुई तेरी? नहीं तो माँ जी, वो आई नहीं तो मुझे लगा लेट हो गई होगी, रास्ते में मिल जाएगी, इसलिए रचना को लेकर मैं आ गई। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। चलो बेटा, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना परोसती हूँ। लेकिन आखिर मम्मी गई कहाँ? मम्मी आ जाएगी बेटा, अब चलो। चल, तू खा ले। रवि, जरा अपनी मम्मी को फोन लगा बेटा, पता कर ले वो कहाँ रह गई। कहाँ है मम्मी? पता नहीं, मम्मी तो मुझे लेने भी नहीं आई। दादी, मम्मी की फोन की रिंग तो अंदर से आ रही है। दादी, मम्मी का फोन तो यहाँ है। ये मम्मी भी ना फोन घर पर ही भूल गई। ये तो पहली बार हुआ है कि फोन घर पे भूल गई है। और ये पहली बार हुआ है कि मम्मी मुझे लेने भी नहीं आई। कहाँ गई होगी मम्मी? पापा, मम्मी कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा बेटा, मैं तो बाहर से काम से आ रहा हूँ ना। चलो। आज मम्मा मुझे लेने भी नहीं आई। रोज की तरह कह के गई रचना को लेने जा रही हूँ। कहाँ गई होगी? पापा, आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मम्मी को देखने जा रहा हूँ, शायद कहीं अटक गई होगी काम से। आप लोग चिंता मत करो, हाँ, मैं मम्मा को लेके आता हूँ जल्दी।
सुबह से कोई एक्सीडेंट का केस नहीं आया है। जी, यहाँ पे आसपास और कोई हॉस्पिटल है जहाँ चेक कर सकता हूँ मैं? सर बात क्या है बताएंगे आप? दरअसल मेरी वाइफ भावना पांचाल वो आज सुबह बच्ची को स्कूल बस जहाँ पे छोड़ती है वहाँ से लेने गई थी स्कूटर से, और मोबाइल फ़ोन भी घर पे भूल गई। अब उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। सर आप एमजी सिविल हॉस्पिटल जाकर चेक क्यों नहीं करते? वहीं आसपास 2-4 प्राइवेट क्लिनिक्स भी हैं। नहीं सर, हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट केस तो नहीं आया है। 2 व्हीलर एक्सीडेंट केस? नहीं, आज तो ऐसा कोई केस नहीं आया। नहीं सर, हमारे क्लिनिक में ऐसा कोई केस नहीं आया है। माँ जी, आपकी भावना से कब बात हुई थी? सुबह के 10 साढ़े 10 बजे थे। बात क्या है दामाद जी? रचना को लेने निकली थी स्कूटर से, पहुंची नहीं, फ़ोन भी घर पे छोड़ के गई है, कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुझे लगा शायद आपके वहाँ जाने की बात हुई होगी। नहीं तो, ऐसे तो कोई बात नहीं थी। सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। ठीक है। क्या हुआ पद्मिनी? वो भावना कहीं चली गई। चली गई मतलब? कहाँ चली गई? पता नहीं, राकेश बहुत परेशान है। कह रहा था कि वो रचना को लेने निकली पर वहाँ पहुंची नहीं। अर्चना दीदी, भावना ने कहीं और जाने की बात की थी क्या? नहीं राकेश, मेरी 2 दिन से कोई बात ही नहीं हुई, और यहाँ आने की तो कोई बात ही नहीं थी। क्या बात है राकेश, कहाँ गई भावना? पता नहीं दीदी, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए सबको फ़ोन कर रहा हूँ। तुम चिंता मत करो राकेश, मैं अभी तुम्हारे पारितो जीजू को फ़ोन करती हूँ, वो जल्दी तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। ठीक है? जी। पापा, मम्मा कहाँ है? बेटा चिंता ना करो, मम्मी जल्दी आ जाएंगी। हाँ? क्या हुआ, नहीं आई? मैंने आसपास के सारे हॉस्पिटल में भी जाके चेक किया, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस भी नहीं आया है। राकेश, भावना दोपहर से गायब है, कोई फ़ोन वोन भी नहीं है, ऊपर से रात हो चुकी है। मुझे लगता है कि हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। जोन 1 के डीसीपी का आदेश है कि पूरे एरिया में अच्छे से नाकाबंदी लगाई जाए, जिसमें 2 व्हीलर और 4 व्हीलर बड़ी गाड़ियां और प्राइवेट कार को अच्छे से चेक किया जाए। सर, भावना की दाहिनी कलाई के थोड़ा ऊपर जय माता रानी गुदा हुआ था। ठीक है, हम शहर के सभी हॉस्पिटल्स में चेक करेंगे। वैसे किसी काम की वजह से इनका कहीं बाहर आना जाना होता था? नहीं सर, वो घर से एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। मैंने उसके सारे क्लाइंट्स को भी फ़ोन करके पूछा, किसी को नहीं मालूम। स्कूटर का नंबर बताएंगे? जी, MP XX 12-5K। हम अभी सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कुछ पता चलेगा आपको फ़ोन करेंगे। जी सर। हर कोई परेशान था कि आखिरकार भावना कहाँ चली गई। देखते देखते बात फैली और सारे मोहल्ले में खलबली सी मच गई। हर बीतते लम्हे के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था, लोग अस्वस्थ होते जा रहे थे। उनके बीच रहने वाली एक 2 बच्चों की मां देर रात तक घर नहीं लौटी थी। किसी को भनक तक नहीं थी कि वो कहां गायब हुई होगी। सर, पूरे शहर में और शहर के बाहर सारे हॉस्पिटल्स में चेक कर लिया, भावना पंचाल से मिलता जुलता कोई भी केस नहीं, न लाश न घायल। स्कूटर की और भावना की सारी डिटेल्स हर टोल नाके हर सिग्नल पे भेज दी गई, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। एक 30 साल की जवान औरत अपने घर से निकलती है बस स्टॉप से अपनी बच्ची को लेने के लिए, और फिर रात भर घर नहीं लौटती। पर अगर भावना ने कहीं और जाना होता तो घर पे बता के जाती। जहान, इस वक्त हमारे सामने 360 पॉसिबिलिटीज है, पूरा सर्कल। हमें हर एंगल, हर डिग्री को अच्छी तरह से टटोलना होगा। मामला बहुत सीरियस है। जी, सारे दोस्त, सारे रिश्तेदारों से पूछ लिया,
किसी को कुछ नहीं मालूम। मायका कहाँ है उनका? साथीपुर। कल सुबह उसकी माँ से फ़ोन पे बात भी हुई थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आपने उनके मायके वालों को इन्फॉर्म किया? जी, वो लोग यहाँ आ भी चुके हैं। सर बहुत अजीब सी बात है सर, फ़ोन भी घर पे छोड़ गई, रचना को भी पिकअप नहीं किया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर। राकेश जी, हम आपकी पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम उन्हें ढूंढ नहीं लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी भावना पांचाल ये चाहती हैं कि कोई उन्हें ढूंढ ही ना पाए? ये क्या पूछ रहे हैं आप सर? मेरा मतलब है कि आप दोनों के दरमियान क्या कोई ऐसी बात है या थी जिसकी वजह से आपकी पत्नी खुद अपनी मर्जी से घर छोड़कर कहीं चली गई हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसके परिवार का हर सदस्य एक डर और भयानक ख्यालों की गिरफ्त में कसता जा रहा था। पुलिस सारे शहर का चप्पा चप्पा छान रही थी, पर भावना का कोई अता पता नहीं था, कोई खबर नहीं थी। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे, लेकिन भावना की कोई खबर नहीं मिली। खबर तीसरे दिन आई, और एक नहीं बल्कि कई सारी खबरें आईं, एक के बाद एक शॉक्स। भावना के साथ क्या हुआ था ये अब भी रहस्य की धुंध में घिरा हुआ था, लेकिन ये हादसा, ये भयंकर घटना भावना से जुड़े सभी लोगों को एक लंबे अरसे तक झकझोर कर रखने वाली थी। हेलो। हेलो, राकेश पांचाल? जी राकेश बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी भावना पांचाल 2 दिन से मिसिंग है। जी, आप कौन? जयसिंह नगर से PSI रमेश अधिकारी। जयसिंह नगर? जी हाँ। राकेश, आपको तुरंत यहाँ आना हो। जी, कुछ पता चला क्या भावना के बारे में? एक बुरी तरह जली हुई लाश मिली राकेश। क्या? डिटेल्स आपकी पत्नी से मैच करते हैं। आपको शिनाख्त के लिए तुरंत यहाँ आना हो। क्या हुआ राकेश? किसका फोन था? जयसिंह नगर में क्या हुआ है? कल हमें आपकी पत्नी की तस्वीर और डिटेल्स मिली, और आज वेदांतपुर के जंगलों में लाश मिली। हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। इसके बाद ये केस नगरकोट क्राइम ब्रांच के हवाले किया जाएगा, आपके पालनगंज में। नहीं रखा। हम लोग यहाँ जयसिंह नगर में पोस्टमार्टम रूम के बाहर बैठे। जयसिंह नगर गई क्यों थी भावना? हमें भी अभी पूरी तरह से मालूम नहीं, बस अभी लाश देखी पूरी तरह से जली हुई। तुम बाकी सब लोगों को संभाल कर सब कुछ बता देना। हमें यहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है बस। उनका फोन आया था। ये जयसिंह नगर की क्या बात है? वहां क्यों गए थे वो दोनों? जयसिंह नगर के जंगलों में वहां की पुलिस को एक जली हुई लाश मिली। क्यों आई थी वो? किसने किया होगा जीजा जी? राकेश, अब इन सारे सवालों का जवाब पुलिस देगी। तुम हिम्मत ना हारो यार। फोन बज रहा है, फोन उठाओ। फोन फोन। हेलो। हाँ जी, राकेश पांचाल बात कर रहे हैं? जी। भावना पांचाल आपकी वाइफ है? जी। आप? मैं पालनगंज से सब इंस्पेक्टर तरुण सिंह बात कर रहा हूँ, हाथी चौक पुलिस स्टेशन। हमें एक कटी हुई लाश मिली है। हमें शक है कि वो आपकी मिसेस की है। हाँ क्या? जी हाँ, दाहिना हाथ अलग कटा हुआ मिला है, उस पर जय माता रानी की गुदा हुआ है। आपको तुरंत आगे शिनाख्त करनी होगी। क्या हुआ? जीजा जी, पालनगंज से फोन था, हाथी चौक पुलिस चौकी से। क्या कह रहे थे वो?
वो कह रहे थे कि उन्हें भावना की लाश मिली है और हाथ कटा हुआ है जिस पे जय माता रानी गुदा हुआ है। राकेश जी, आपको यहाँ साइन करना हो। सर, मुझे अभी पालनगंज से फोन आया था, हाथी चौक पुलिस चौकी से। वो कह रहे हैं वहाँ पे उन्हें मेरी पत्नी की लाश मिली। लेकिन अभी आपने यहाँ जली हुई बॉडी को आइडेंटिफाई किया राकेश? गलती से की होगी सर, ऐसे हालात में इंसान से गलती हो ही जाती है। सर, एक अजीब सी उलझन है। क्या हुआ? सर, हाथी चौक पुलिस स्टेशन को एक कचरे वाले ने टिप दिया कि भावना पंचाल का दाहिना टैटू वाला वो पहले मिला और बाद में बाकी के बॉडी पार्ट्स। तो इसमें उलझन वाली क्या बात है? सर, भावना का पति राकेश भी इस वक्त जयसिंह नगर सिविल हॉस्पिटल में है। वहाँ की पुलिस को भी एक जली हुई लाश मिली और राकेश ने लाश की आइडेंटिफिकेशन भी की। जैसे ही वो पेपर साइन करने वाला था, हाथी चौक से फोन आ गया। एक औरत 2 दिन से गुमशुदा थी और अब एक नहीं बल्कि 2 लाशें पाई गई थी, जिनमें से एक उसकी हो सकती थी। एक बुरी तरह जली हुई थी और एक टुकड़ों में बटी हुई थी। जली हुई लाश पीड़ित भावना के शहर से दूर जंगल में पाई गई थी। इसे भावना की ही लाश माना गया जब तक दूसरी लाश उसी शहर में मिली जहां भावना रहती थी। अब इनमें से कौन सी लाश भावना की थी और आखिरकार ये कैसा जुर्म था? स्कूटर मिला? नहीं सर। चौहान, खबरियों को ओवरटाइम ड्यूटी पे लगा दो। ये एक भयंकर केस है। एक औरत दोपहर को स्कूटर पर अपनी बच्ची को लेने बस स्टॉप जाती है और उसकी लाश मिलती है 8 टुकड़ों में। और एक काम पता करो, वो मोहल्ले से निकली भी थी या नहीं। मतलब सर? मतलब कि उसे स्कूटर पर किसी ने मोहल्ले से बाहर जाते देखा था या नहीं। तो आपको लगता है कि मोहल्ले के अंदर ही कुछ हुआ होगा? जहान, कुछ भी पॉसिबल है। भावना पांचाल के पति राकेश पांचाल ने इतनी जली हुई लाश को कैसे आइडेंटिफाई कर ली? कैसे इतनी आसानी से मान लिया कि उसकी पत्नी की लाश है? सवाल पर सवाल उठ रहे हैं। तुम स्कूटर पर फोकस करो, पता करो कि कहीं स्कूटर मोहल्ले में तो नहीं छुपाया हुआ। राइट सर। भावना के खौफनाक कत्ल की खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल गई। लोग पांचाल परिवार के घर के बाहर पहुंचने लगे। पहले बोल रहे थे जयसिंह नगर में जली हुई मिली थी, अभी कह रहे हैं कि यहीं पर कटी हुई मिली। हैराम, ये भावना गई कहाँ थी? लोग तो यही कह रहे हैं कि स्कूल के बस स्टॉप पे गई थी अपनी बच्ची को लेने के लिए और अपनी स्कूटी पे गई थी। मुझे तो कभी नजर नहीं आई उस दिन से। वैसे तो रोज हमारे घर के सामने से निकलती थी, पता नहीं क्या हुआ। शांति काकी, शांति काकी, क्या हुआ लता? वो अपनी भावना पंचाल है ना, उसका मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिए किसी ने। हे भगवान। भावना कहाँ गई थी? सब अलग अलग बातें उठ रही है हवा में, सब लोग वही गए पता करने। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। चलो। इस कंडीशन में तो मौत का कारण बता पाना बेहद मुश्किल है। हमने बॉडी के 8 अलग अलग पार्ट्स को साथ में सी दिए हैं। मतलब बस ताकत लगा के वार किया गया है और कुछ कुछ जगह से तो हड्डियां बीच में से तोड़ी गई और सारे टुकड़ों को बाद में उस बोरी में पैक किया गया। हाँ, यहाँ तो ऐसे ही लाया गया था, बोरी में 8 टुकड़े। मेरी टीम पूरे नाले को छांट रही है, शायद मर्डर वेपन मिल जाए। कोई प्रोग्रेस? अभी तक तो नहीं। डॉक्टर, टाइम ऑफ डेथ बता सकते हैं? हाँ, इनिशियल एनालिसिस से इतना कह सकते हैं कि 48 घंटे हो गए होंगे। वैसे नाले की गंध और पानी की वजह से सड़न काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 48 घंटे मतलब परसों जिस दिन ये गायब हुई, इसका मतलब
जब गायब हुई तभी कत्ल किया गया। यही पॉसिबिलिटी है। इस निर्दय और विकृत हत्या ने शहर में आतंक और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया। लोगों को जवाब चाहिए था। आखिरकार भावना पांचाल के साथ ऐसा कैसे हुआ? कौन था ये क्रूर हत्यारा? मोहल्ले के रहवासी आग बबूला हो चुके थे। हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता वो लाश का क्रियाक्रम नहीं करेंगे। राकेश जी, परितोष जी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। देखिए, हमने हत्यारों को पकड़ने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा रखी और हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे, भरोसा रखिए। ये हादसा जितना आपके लिए दर्दनाक है उतना ही हमारे लिए शर्मनाक। देखिए, आप लोग शांति बनाए रखिए। शांति? भावना 2 दिन तक गायब थी, तब आप लोग सो रहे थे और अब हमें शांति बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हम पहले दिन से इस केस के ऊपर लगे हुए, हमें भी उतना ही दुख है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्रियाक्रम कर दीजिए। इस सारे हंगामे से केस से धन बढ़ जाएगा, तब कातिलों को पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार भावना पांचाल का अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्राइम ब्रांच की शांति बनाए रखने की अपील को सहयोग नगर के रहवासियों ने मान तो लिया, लेकिन उन सब के मन में इस हत्या को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। आखिर भावना कहां गई थी? वो अपना फोन घर पर छोड़कर क्यों गई थी? क्या वो खुद किसी से मिलने गई थी? क्राइम ब्रांच की टीम को कोई सस्पेक्ट, कोई लीड नहीं मिल रही थी। प्रेशर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार इस तनाव भरे माहौल में एक खबर आई, सहयोग नगर से नहीं बल्कि शहर के दूसरे इलाके से। साहब, स्कूटर मिल गया है। कहाँ? ये संतराम क्रॉसिंग के पास एक पार्किंग लॉट है। साहब, वो रहा वो स्कूटर। लगता है खून है। शर्मा, सर, तुरंत फोरेंसिक को बुलाओ। राइट सर। सर, यहाँ सीसीटीवी तो है ही नहीं। तू तो है ना? स्कूटर यहाँ पे किसने खड़ी की? कब खड़ी की? बिल बुक की पार्किंग की काउंटर फाइल देखनी पड़ेगी। स्कूटर जिसने यहाँ पार्क किया था उसका चेहरा याद है? थोड़ा थोड़ा याद है सर। रसीद मैंने ही बनाई थी। थोड़ी बहस भी हुई थी। कैसी बहस? साहब, हैंडल लॉक खुला छोड़ के जाना, दूसरी गाड़ी आएगी तो आगे पीछे करने में आसानी होगी। भाई, मेरा स्कूटर अगर किसी ने चुरा लिया तो भरपाई कौन करेगा? तू? सर, ये कोई बगीचा थोड़ी ना है, बिना रसीद के कोई टच भी नहीं करने दूंगा। मैंने हैंडल लॉक कर दिया है, अब जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अजीब आदमी है। ये रही सर। 9 जुलाई शाम 5:30 बजे। जी साहब। 9 जुलाई को भावना पांचाल गायब हुई। 9 जुलाई को उसका कत्ल हुआ। 9 जुलाई शाम 5:30 बजे उसका स्कूटर यहाँ लाकर पार्क किया। अगर उस आदमी का चेहरा बनाना हो तो हमारे आर्टिस्ट को बता सकोगे? कैसा दिखता था, क्या हुलिया था उसका? कोशिश करूंगा साहब। कितने बज रहे थे वो तो मुझे पता नहीं है, पर यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो भावना ही थी। तो वो अकेली थी? हाँ, अकेली ही थी और पीछे भी कोई नहीं बैठा था। यह है सहयोग नगर। यहाँ पे भावना पांचाल का घर है। तो यहाँ से फिर ये हाथी चौक का वो नाला है जहाँ पर हमें भावना पांचाल की लाश मिलती है, और वो भी 8 टुकड़ों। उसके बाद यहाँ पर वो संतराम क्रॉसिंग, जहाँ पर भावना पांचाल का स्कूटर पार्क किया गया। जाहिर सी बात, स्कूटर हत्यारे ने पार्क किया होगा, और वो भी तकरीबन शाम के 5:30 बजे। सिर्फ सहयोग नगर, जहाँ भावना पांचाल का घर है, वहाँ से हाथी चौक का नाला तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर बाय स्कूटर। सर, इस हाथी चौक नाले से संतराम क्रॉसिंग के पार्किंग लॉट तक
बाय स्कूटर कुछ 25 मिनट से आधा घंटा लगता है। उस औरत के मुताबिक शांति, राइट? यस सर, शांति। शांति के मुताबिक उसने भावना पांचाल को स्कूटर पर अकेले जाते देखा, उसके साथ और कोई नहीं था। यस सर, उसने कहा कि पीछे स्कूटर पे और कोई नहीं बैठा था। और भावना अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ के गई, साथ नहीं लेके गई। जो सर उसके पति के हिसाब से पहले कभी नहीं हुआ। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो फोन घर पे छोड़ के क्यों गई थी। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। कभी ऐसा हुआ तो नहीं था, पर हो सकता है कि रचना को लेने 10 मिनट दूरी गई थी, तो शायद इसलिए फोन न ले गई। बिना सेल फोन के? नहीं तो उसका फोन हमेशा उसके हाथ में ही होता था, और वैसे भी आजकल बिना फोन के घर से बाहर निकलता ही कौन है? तो फिर भावना पांचाल उस दिन अपना फोन साथ में क्यों नहीं लेकर गई? वो जानबूझकर अपना फोन घर छोड़ गई या फिर भूल गई? जबकि आज के दौर में मोबाइल फोन इंसान का साया बन चुका है। कोई भी शख्स कहाँ जाता है, कितने बजे जाता है, उसके फोन से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सर शायद आपको जैसे पहले लग रहा था वैसा ही कुछ हो। शायद ये भावना मोहल्ले से बाहर ही ना गई हो। सर वो घर से तो निकली थी, ये तो पक्का है। उसकी सास ने कहा कि वो घर से निकली थी, और सर उस मोहल्ले की शांति ने, उसने भी देखा था उसको। और सर अगर मान लेते हैं कि उसकी सास झूठ बोल रही है, पर वो शांति, सर वो क्यों झूठ बोलेगी? तो ये पक्का मान के चलते हैं कि भावना पांचाल घर से निकली थी। अगर वो घर से निकली थी तो फिर बस स्टॉप क्यों नहीं पहुंची? कोई माँ अपनी बच्ची को लेने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसको लेने की बजाय कहीं और क्यों जाएगी? सर हो सकता है उसे रोक दिया गया हो कहीं बीच रास्ते में। लेकिन फिर भावना पांचाल का स्कूटर संतराम क्रॉसिंग तक कैसे पहुंची यहाँ, और उसकी लाश वो भी 8 टुकड़ों में कटी हुई हाथी चौक नाले तक कैसे पहुंची? कहीं ऐसा तो नहीं कि भावना पांचाल का कत्ल मोहल्ले में या उसके आसपास कहीं किया गया? बोलो ऑफिसर। स्कूटर पर पाया गया खून भावना पांचाल का ही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो लाश वाली बोरी थी उसे शायद स्कूटर पर लांद कर नाले पर ले जाया गया था। थैंक यू वेरी मच। स्कूटर पर मिला खून भावना पांचाल का ही है। पूरे चांसेस हैं कि भावना पांचाल का कत्ल मोहल्ले में ही हुआ। लेकिन अजीब बात है कि किसी ने कुछ भी नहीं देखा। सर हो सकता है ये अंदर की बात है और हम लोग बाहर हाथ पैर मार रहे हैं। चौहान, मुझे ये बात शुरू से अजीब लग रही है कि भावना पांचाल का पति राकेश पांचाल एक जली हुई लाश को अपनी पत्नी की लाश क्यों कह रहा, जबकि लाश पूरी तरह से जली हुई है। उस लाश को पहचानना लगभग नामुमकिन है। फिर भी राकेश ये क्यों कह रहा है कि उसकी पत्नी की लाश है? कहीं ये राकेश पांचाल हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? सर स्केच आर्टिस्ट के साथ पार्किंग लॉट वाले से मिलते हैं, हो सकता है स्केच से भावना के कातिल का चेहरा सामने आ जाए। स्केच क्लियर नहीं है। पार्किंग लॉट मैनेजर ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पाया। सर दिन में दर्जनों चेहरे देखता हूँ, किसी से तू मैं हो भी गई तब भी एकदम क्लियर कैसे बता सकता हूँ सर? बार बार देखा होता तो बात अलग थी, ये तो एक ही बार आया था। सर आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं उससे कोई मिला विला नहीं हूं सर, मैं यहीं का रहने वाला हूं, कहीं भागा नहीं जा रहा। केस काफी शोर मचा रहा है इंस्पेक्टर, जो लगे हेडक्वार्टर से ले लो। अब तक कितने सस्पेक्ट्स हुए हैं? सर अभी तक कोई नहीं है। सच कहूं तो अभी हम शुरू ही कर रहे हैं, अभी सारे एंगल टटोले नहीं है। डबल अप कर दो ऑफिसर, जल्द से जल्द। मुझे मिनिमम टाइम में इस केस का कातिल लॉक करना चाहिए। यस सर, हम भी यही चाहते हैं और ऐसा ही होगा। अचानक एक अजीब घटना हुई थी। भावना अपने घर से अपनी बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से लेने अपने स्कूटर पर निकली थी, लेकिन वो स्कूल बस स्टॉप पर पहुंची ही नहीं जहां उसकी बेटी की बस आती थी। और अजीब बात यह भी थी कि किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो बीच रास्ते में कहां चली गई और उसका इतना डरावना मर्डर कैसे हुआ और क्यों।
जवान, तुम सहयोग नगर मार्केट में सभी दुकानों पर जाओ, एक भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। सर। पुष्पा, यस सर। तुम राकेश पांचाल की फैमिली से दोबारा बात करो, सबसे। ओके सर। कॉल रिकॉर्ड्स का क्या स्टेटस है? सर, भावना और उसके पति राकेश दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स कल शाम तक मिल जाएंगे। एम्ब्रॉयडरी का शौक था उसे, तो उसने काम शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे एकदम एक्सपर्ट हो गई, तो बहुत काम आने लगा। यूँ समझिए जैसे घर बैठे बैठे नौकरी हो गई थी उसकी। मतलब सारा काम घर से ही होता था? लोग कपड़े देने घर पर आते थे, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी और फॉल बीडिंग का काम होने के बाद कपड़े लेकर घर से जाते थे? ज़्यादातर तो ऐसा ही होता था, कभी कभार वो भी चली जाती थी। सर, ये रहा रचना पंचाल के स्कूल का बस स्टॉप और वहाँ उस तरफ भावना का घर है। तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी है सर। 700-800 मीटर की दूरी स्कूटर पर, मतलब 5 मिनट? राइट सर। पर अगर कहीं वो बीच में रुक गई या रोकी गई तो देर हो गई हो। बहुत देर शर्मा, बहुत देर हो गई। भावना यहीं से कपड़े सिलवाती थी। अपने कस्टमर्स के? नहीं साहब, अपने खुद के सलवार सूट और बच्चों की ड्रेस सब कुछ मैं ही सी देती थी। कस्टमर का तो वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करती थी। सलवे साहब, क्या है ना कि मोहल्ले की जितनी भी लेडीज़ है ना, सब मेरी पत्नी कल्पना से ही कपड़े सिलवाती हैं, और वो भी बहुत सालों से। उस दिन जब वो यहाँ से गुजरी अपने स्कूटर पे, आप में से किसी ने देखा उसे? सब वो नहीं सर, वो असल में क्या है ना कि हम यहाँ अंदर बैठ के काम करते हैं, तो अगर कोई दुकान के अंदर आया तो ही उससे बातचीत होती है, वरना तो बस सारा दिन ये स्कूटर, रिक्शा, मोटरसाइकिल्स, बस इनकी आवाज़ें आती रहती हैं। आपकी भावना से आखिरी बार बात कब हुई थी? हम एक दूसरे को जानते ज़रूर थे, पर ऐसी कोई सहेलियों वाली बातचीत नहीं होती थी। तो फिर किस तरह की बात होती? देखिए साहब, उसने मुझे 1 महीने पहले सलवार सूट का मटेरियल दिया था, पर मैं शुरू ही नहीं कर पाई। काफ़ी बार वो याद दिला कर जाती थी कि कल्पना सलवार सूट कब तैयार होगा, पर अब तैयार करूँ तो भी क्या फ़ायदा। दुश्मनी? हाँ, दुश्मनी भावना की। किसी से कोई अनबन हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, या किसी ने कोई धमकी दी थी? नहीं नहीं मैडम, मेरी पत्नी एक सीधी सादी घरेलू औरत थी, उसका किसी से क्या झगड़ा वगड़ा होता। तो घर के बाहर ही नहीं जाती थी। और घर के अंदर राकेश जी? मतलब परिवार के अंदर ही अंदर किसी से कोई अनबन, कोई दुश्मनी? शांति व्यास जी, उस दिन भावना पांचाल को जब आपने स्कूटर पे देखा, उसके साथ स्कूटर पर और कोई नहीं था? जी नहीं, वो अकेली थी, इधर से आई और वहाँ चली गई। अकेली? हाँ हाँ, अकेली थी। ठीक है, थैंक यू। बातें मतलब यही सब कि आज खाने में क्या बनाया, बच्चों की पढ़ाई, सास की तबीयत, बस यही सब। उसके पति के साथ कैसे संबंध थे? राकेश के साथ? ठीक ही होंगे, मतलब उसने कभी कुछ कहा नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। यहाँ से शांति व्यास ने भावना पांचाल को स्कूटर पर अकेले देखा था, वो जगह यहाँ से कितना, तकरीबन 250 मीटर होगी? लगभग 300 मीटर सर। स्कूटर पे 5 मिनट? राइट सर। लेकिन आपने एक बात नोटिस की सर, वहाँ 100 मीटर की दूरी पर एक रास्ता है जो सीधा मोहल्ले के अंदर को जाता है। सर, हो सकता है भावना उस दिन स्कूल बस स्टॉप जाने की बजाय इस रास्ते से बाहर निकल गई। हो सकता है शर्मा, लेकिन फिर इसका मतलब ये होगा कि उस दिन भावना पांचाल अपने घर से स्कूटर पर इस बस स्टॉप पर आने के लिए नहीं, बल्कि इस रास्ते से कहीं और जाने के लिए निकली। क्या लगता है शर्मा, भावना पांचाल इस रास्ते से कहीं और जा सकती है, वो भी अपनी बेटी को बस स्टॉप पर अकेले छोड़कर? दोपहर का वक्त एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से घर लाने के लिए निकली और बीच रास्ते में अचानक गायब हो गई, और 2 दिन बाद उसकी लाश के टुकड़े कहीं और मिले और उसका स्कूटर कहीं और। तहकीकात करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम इस अचानक हुई गुमशुदगी को समझ नहीं पा रही थी। भावना पांचाल की रोजमर्रा की जिंदगी में उन्हें कोई लीड नहीं मिली थी। अब यह पता किया जा रहा था कि क्या इस केस का भविष्य भावना के अतीत में छुपा हुआ था। मोहल्ले में इस बारे में कोई कुछ बता नहीं रहा था। साहब, ऐसा भी तो हो सकता है कि घर के अंदर की बात बाहर तक पहुंची ना हो। ऐसा होना मुश्किल है। ट्राई करता हूँ कुछ निकालने की। राकेश और भावना दोनों के हर रिकॉर्ड में घुस जाओ, गहराई तक जाओ, कहीं ना कहीं कुछ तो छुपा हुआ है जो इस खून के मकसद को छुपा रहा है। रमेश, केस पर क्या स्टेटस है? हम सारी मिसिंग रिपोर्ट स्कैन कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता नहीं चल रहा है कि लाश को कब जलाया गया है। तो जली हुई लाश का भावना पांचाल केस से क्या ताल्लुक हो सकता है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है।
क्योंकि भावना के पति राकेश पंचाल, उसने एक पूरी तरह से जली हुई लाश को इतनी आसानी से एक ही नज़र में कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, और क्यों? जैसे अपडेट्स आते मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ। कुछ भी पता चले तो मुझे तुरंत फ़ोन करो। सर मेरी बात राकेश से हुई, लेकिन उसने बताया कि फैमिली में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। ऐसी कोई बात होगी भी तो हमें क्यों बताएगा? उस फैमिली में ऐसी कोई बात थी या नहीं, ये हमें खुद पता लगाना होगा। फैमिली के दूसरे मेंबर से बात करते हैं। एक काम करो, भावना के माँ बाप, भाई, सबको बुलाओ। संबंध कैसे थे? क्या मतलब साहब? मतलब कि आपकी बेटी और दामाद के बीच में किसी तरह की कोई अनबन थी? किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे जीजा राकेश बहुत सही आदमी है। कभी कोई मांग नहीं, कुछ नहीं। ऐसा दामाद आसानी से मिलता नहीं किसी को। पद्मिनी जी, 9 तारीख की सुबह को आपकी बेटी भावना ने आपको फ़ोन किया था, राइट? आप दोनों के बीच में क्या बात हुई थी? रोज जैसी बात है साहब, माँ बेटी वाली। तबीयत कैसी है, खाना खाया कि नहीं खाया। दवाई के बाद भी 101। डॉक्टर ने कहा है धीरे धीरे उतर जाएगा, और फिर उम्र भी तो हो गई है तेरे बापू की। माँ, बाबूजी को ना खेत पर बिल्कुल जन्म मत देना आप। अरे केशव संभाल रहा है पूरा का पूरा। और तू बता, मेरे रवि और रचना कैसे हैं? नाश्ता पानी हो गया उनका? हाँ माँ, नाश्ता भी हो गया और स्कूल भी चले गए। आज पोहा बनाया था मैंने नाश्ते में। पता है माँ, इतना मुंह बनाती थी ना रचना पोहा खाने से, और अब खाने लगी है। गुड़िया है वो तो मेरी। और दोनों का स्कूल कैसे चल रहा है? पूछो मत माँ, रवि के पीछे भागना पड़ता है कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो। और रचना अपना होमवर्क भी खुद से कर लेती है। भावना बेटा, तू तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बस अपना और बाबूजी का ध्यान रखो। और वैसे भी यहाँ घर और काम, बस इन चीजों में कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। साहब आप ये पति पत्नी के बीच के झगड़े वाला एंगल क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के लिए सारे एंगल ढूंढने पड़ते हैं। साहब अभी तक कुछ पता चला नहीं। अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भावना अपनी बेटी को बस स्टॉप पर लेने के बजाय कहाँ और क्यों चली गई। पूरे रास्ते में तो कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन किसी न किसी दुकान के अंदर जरूर होगा। सर आगे रास्ते में कुछ बड़ी दुकानें हैं, शायद उन्होंने लगा रखा हो। शर्मा सर, सभी दुकानों पे चेक करो, हर छोटी बड़ी सभी दुकानें, एक भी दुकान मिस नहीं होनी चाहिए। राइट सर। राकेश और भावना के फ़ोन रिकॉर्ड्स आ गए। हमारे काम का इसमें कुछ भी नहीं है। कितने दिनों के रिकॉर्ड्स हैं? पूरे 6 महीने के हैं सर। शक करने जैसा कोई भी कॉल नहीं है। राकेश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, नॉर्मल काम की बातें। भावना हाउसवाइफ थी, ज़्यादातर बातें पति और माँ से होती थी। ज़्यादातर वो घर पे रहती थी सर। भावना पांचाल शायद उस दिन भी घर पर ही थी सर, लेकिन शांति व्यास ने उसे स्कूटर पर मोहल्ले में देखा था। हाँ, वो अपने घर से स्कूटर पर निकली जरूर थी, लेकिन शायद रास्ते में कोई काम याद आया और वो घर लौट आई, और फिर कुछ होता है। घर के अंदर सर? घर के अंदर। क्यों? ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ होगा ये तो पता चले। वो तो पता चल जाएगा सर, लेकिन इस सीक्वेंस में काफी लॉजिक बैठ रहा है। भावना किसी कारण से घर वापस आती है और कांड हो जाता है। रात को उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। 2 दिन बाद राकेश जयसिंह नगर से उसकी जली हुई बॉडी को आइडेंटिफाई करता है, और उसी दिन भावना की कटी हुई बॉडी कहीं और से मिलती है, और ये राकेश बुरी तरह फंस जाता है। भावना की लाश पर कपड़े नहीं थे। नाले में 3 बार ढूंढा गया सर, लेकिन मर्डर वेपन नहीं मिला। हो सकता है भावना पांचाल को पहले कहीं मारा और काटा गया, और उसके बाद इस नाले में लाकर उसकी लाश को फेंका गया, जल्दबाजी में और बेरहमी से। चौहान, इन सारे सवालों के जवाब हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, बस हमारी पकड़ में नहीं आ रहे। साहब, इन दोनों पति पत्नी की लाइफ इतनी सादी है कि एक झटके में पूरी की पूरी कुंडली सामने आ गई। कहीं कुछ अमंगल? नहीं साहब, सब कुशल मंगल। 11 साल पहले शादी हुई, अरेंज मैरिज। 2 साल के बाद एक लड़का हुआ और 5 साल के बाद एक लड़की। राकेश पांचाल का एक सिंपल सा सेल्स का जॉब है। ईमानदार आदमी है, ईमानदारी से काम करते हैं। भावना पहले बाहर काम करती थी, फिर घर से ही काम करने लगी। बाकी इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा, मारपीट या कोई अफेयर ऐसा कुछ था नहीं। 11 साल पहले की डिटेल निकाल देते।
शादी से पहले कोई रिश्ता, कोई बॉयफ्रेंड कुछ तो रहा होगा, चाहे जितना भी छोटा हो। मुझे सारी डिटेल चाहिए। साहब हमको सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे 4 लड़के हैं, चारों की नज़र सीसीटीवी से ज़्यादा तेज़ है। सीसीटीवी इंसानों की तरह पलक नहीं झपकती, ना इंसानों की तरह जज्बात होते हैं। लगा ले, इससे पहले देर ना हो जाए। जी, आप लोग यहाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेनी। तलाशी क्यों? क्यों नहीं? आप लोग मुझ पे शक कर रहे हैं? हम अपना शक दूर करना चाहते हैं, कोऑपरेट कीजिए। कुछ नहीं मिला। सर मुझ पे शक मत कीजिए, मेरे बच्चों की माँ थी वो, बहुत प्यार करता था उससे। तो फिर आप हमारी मदद कीजिए। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी पत्नी भावना आपकी बेटी रचना को लेने के बजाय कहाँ चली गई और क्यों चली गई। मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ सर। और हम भी आपको नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये कि जब जयसिंह नगर पुलिस स्टेशन ने आपको एक लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया, वो लाश पूरी तरह से जली हुई थी, फिर भी आपने उस लाश को अपनी पत्नी की लाश क्यों बताया? गलती हो गई सर, पूरे 24 घंटे से सोया नहीं था। मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, अलग अलग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा चुका था, सब कुछ बुरा लग रहा था। जब वहां गया और वो जली हुई लाश देखी तो गलती से मैंने उसे भावना मान लिया। आप क्या सोच रहे हैं सर? सर अब तक 165 दुकानें देख ली, कहीं पे भी सीसीटीवी नहीं है। जवान, ये केस हमें बड़ी उलझन में डाल रहा है। पता नहीं किस गली किस नुक्कड़ से हमें सुराग मिलेगा, और ऊपर से जबरदस्त प्रेशर है। कोशिश कर रहे हैं सर, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। केस पर लगे खबरी ने शहर के सारे खबरियों को एक्टिवेट कर दिया। भावना के स्कूटर की बाल की खाल निकाली गई। भावना कितना पेट्रोल डलवाती थी, घर से बस स्टॉप में कितना पेट्रोल खर्च होता था से लेकर हर एक डिटेल निकाली गई। सहयोग नगर एरिया की हर दुकान की चेकिंग हुई सीसीटीवी कैमरास के लिए, इस उम्मीद में कि शायद किसी सीसीटीवी में भावना की एक झलक तो मिल जाए या उसके स्कूटर की। उन्हीं लोगों से बार बार पूछताछ की गई इस उम्मीद से कि शायद कुछ नया सामने आए जो पहले छूट गया हो। राकेश और भावना के दूर दूर तक के रिश्तेदारों से भी बात की गई। जितनी बेसब्री से क्राइम ब्रांच ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उस दोपहर को क्या हुआ था और कैसे हुआ था, यही सवाल राकेश के घर में भी बार बार गूंज रहे थे। कम से कम 150 लोगों से पूछताछ हुई। दिन हफ्ते बने और हफ्ते महीने। इस केस के हर एंगल को बार बार टटोला गया, और फिर भी हम जीरो पर हैं, बिग जीरो। सर हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस एक सुराग मिल जाए सर। सर हमने पति पत्नी दोनों के बैकग्राउंड चेक किए, दोनों के बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, कोई अनबन नहीं, कुछ नहीं। और वो दूसरी जयसिंह नगर वाली लाश, उसका भी तो कुछ नहीं हुआ अब तक। सर हम इस केस को भावना पांचाल केस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं। देखो इंस्पेक्टर, ये भावना पंचाल केस एक भयंकर मर्डर केस है। इतने महीने हो गए हमें एक लीड तक नहीं मिली। या तो कातिल ने कोई गलती नहीं की, जो कि मुमकिन नहीं है, या तो फिर हमारी तहकीकात गलत तरीके से हो रही, जो पूरी तरह मुमकिन है। एक औरत अचानक
गायब हो जाती ऑफिसर्स दिन दहाड़े। अचानक ये शब्द इस केस में बार बार उठ रहा था और जैसा कि हम कई केसेस में देखते आए हैं, इस केस का ब्रेक थ्रू भी अचानक आया। ब्रेक थ्रू कहना शायद मुनासिब नहीं होगा, बल्कि एक ठोस सुराग जरूर कहा जा सकता है। एक ऐसा सुराग जो बड़े ही अजीब तरीके से क्राइम ब्रांच को उनके पहले सस्पेक्ट तक ले गया। अब सर हमारा सारा सामान अंदर है तो हम सीसीटीवी से अंदर की तरफ ही देखेंगे ना, सड़क से हमारा क्या लेना देना। तो तुम्हारे पास ये एक ही सीसीटीवी है बस? हाँ। वैसे साहब एक बात पूछ सकता हूँ, आपको किस चीज़ की तलाश है? भावना मर्डर केस सुना होगा? अरे बाप रे, इस केस के बारे में कौन नहीं जानता साहब। तो बस उस केस में हम थोड़ा सा कहीं अटक गए। मुझे ना वो सामने उस रोड की तरफ वाली सीसीटीवी का फुटेज चाहिए। और वो देखकर आप ये पता कर सको कि उस दिन वो कहाँ चली गई थी। तुझे पता कहाँ चली गई थी? नहीं साहब, केस के बारे में अखबार में पढ़ता रहता हूँ मैं। वैसे आपने सीसीटीवी फुटेज का तो मुझे एक बात याद आई। बोल। सर ये मर्डर 9 जुलाई को हुआ, राइट? क्या बात है, तुझे डेट भी याद है? अभी आते ही आपने मुझसे पूछा कि 9 तारीख का सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ठीक है, तुम कुछ कह रहे थे। साहब मैं ये कह रहा था कि भावना पांचाल का मर्डर 9 जुलाई को हुआ। हाँ। और 11 जुलाई को मेरे यहाँ एक आदमी मुझसे मिलने के लिए। कौन? ये मुझे नहीं मालूम वो कौन था, लेकिन उसने आते ही आपकी तरह मुझसे सीसीटीवी फुटेज मांगी। क्यों? राम जाने साहब, उसने मुझे आते ही कहा कि 9 जुलाई की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। 9 तारीख? वही तो। मैंने उससे पूछा भाई तू है कौन, लेकिन उसने अपने बारे में बताने से मना ही कर दिया। बार बार सीसीटीवी फुटेज मांग रहा था 9 तारीख की। मैंने उसे कह दिया भाई हम अरे गहरे को सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते। अच्छा, वो जो आदमी था जिसने तुमसे ये सारी बात की, वो ठीक यहीं खड़ा था जैसे मैं खड़ा हूँ और यही सब बातें कर रहा था? हाँ बिल्कुल। और ये रहा मेरा कैमरा। मैं अभी आपको 11 तारीख की सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। 9 तारीख की भी? सर भी इस बंदे से पहले पूछताछ कर चुके थे, लेकिन तब निकल के कुछ नहीं आया। ये देखिए। ये सीसीटीवी फुटेज क्यों मांग रहा है? ये क्या हुआ साहब, फिर से कुछ पूछताछ करनी? जब तू हर बार सच छुपा रहा है तो हमने सोचा इस बार अलग तरीके से पूछते हैं। सीसीटीवी फुटेज मैंने? नहीं साहब, साहब वहाँ ऊपर एक बाल्टी टंगी हुई थी, मैं तो बस उसी को दिखाने के लिए कह रहा था। और इस दुकानदार ने बाल्टियां बेचने के लिए नहीं, शो के लिए टांगी हुई थी। ऐसे ही ग्राहक उसे माल दिखाने के लिए कहता है और वो दिखा नहीं रहा। हाँ, पागल है वो। साहब मुझे भी पागल ही लगा था। मैंने उससे इतनी बार बोला कि भाई बाल्टी दिखा दो, खरीदनी। बोला नहीं दिखाऊंगा, जो करना है कर ले। 44462299 अजीत शर्मा नाम है इसका। 10 मिनट के अंदर इसकी सारी कॉल डिटेल्स मेरी ईमेल आईडी पे चाहिए। पुलिस हेडक्वार्टर से ऑर्डर है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। इस अजीत शर्मा की एक एक डिटेल चाहिए मुझे, बचपन से लेकर आज तक, आज सुबह तक। मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई थी जितनी बाकी लोगों को, कि हमारे मोहल्ले की भावना पंचाल का इस तरीके से मर्डर हो गया। अभी तुम्हें तकलीफ हुई नहीं है, लेकिन होगी जरूर, और बहुत तकलीफ होगी अगर तुमने हमें ये नहीं बताया कि तुम सीसीटीवी फुटेज क्यों मांग रहे हो। साहब मैंने कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मांगी, मैं तो बाल्टी लेने गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दुकानदार झूठ क्यों बोल रहा है। देखिए साहब मैंने कुछ नहीं किया है, आप खामखा मुझ पे शक कर रहे हैं। अजीत शर्मा, सीधे तरीके से पूछ रहा हूं, इसलिए सीधे सीधे बता दो, वरना हमें उल्टे तरीके भी आते हैं। देखिए साहब मैं उसके बाद भी यही कहूंगा जो मैं अब कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, तुमने अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? जुबान क्यों लड़खड़ा रही है तुम्हारी? और नजरें क्यों नहीं मिला रहे हमसे? साहब वो अपनी उंगली सीसीटीवी की तरफ दिखा रहा है और बोलता है मैं बाल्टी मांग रहा था। और साहब मैं बाल्टी सीसीटीवी के सामने क्यों लटकाऊंगा?
वो आदमी झूठ बोल रहा है साहब, जरूर उसी ने कुछ किया है। वो पहले तुम्हारी दुकान पर आया कभी? याद नहीं साहब, पर बोल नहीं सकता। तुम अपने घर से 20 मिनट की दूरी पर गए सिर्फ एक बाल्टी खरीदने। क्यों? तुम्हारे घर के आसपास बाल्टी बेचने की कोई दुकान नहीं है? साहब मैं वहां से गुजर रहा था, बस दुकान पे बाल्टी देखी तो बस सोचा खरीद लो। बाल्टी लेने? तुम्हारे इस इलाके से 20 मिनट की दूरी पर चंदन नगर में 11 तारीख को अजीत बाल्टी लेने क्यों गया था? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। जी मैं उन दोनों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, पर हाँ भावना हमारे घर में सबके कपड़े वहीं से ही सिलवाती थी। और ये अजीत शर्मा, ये यहाँ आपके घर आता था? नहीं, यहाँ तो कभी नहीं आया। आप बाहर रहते थे और बच्चे स्कूल, और माँ जी घर पे रहती थी तब? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया, और वो दर्जी तो कभी नहीं आया। अजीत! अजीत! लगता तो मैं का मरीज है सर, ये इसका इनहेलर भी नहीं है सर इसके पास। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। राइट सर। अजीत, 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 अजीत। सर, अजीत अभी ठीक है, उसे अटैक आया था, एस्थमा का पेशेंट है। पुष्पा जी, अजीत शर्मा झूठ बोल रहा। इसका पूरा बैकग्राउंड खोद निकालो, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, गारंटी। अब खुला एक ऐसा पिटारा जो चौंकाने वाली भयंकर सच्चाइयों से भरा हुआ था। एक ऐसा विचित्र इतिहास उभर कर सामने आया जिसे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। अब लगभग यह भी स्पष्ट होने लगा था कि क्राइम ब्रांच का आरोपी उनकी गिरफ्त में आ चुका था। हेलो, आप कौन? लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं? आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मुझे माफ कीजिए, मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी है। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। देखो, जबरदस्ती की ना तो मैं भाग जाऊंगी कहीं। सर बड़ी अजीब बात है, इस अजीत शर्मा के कॉल रिकॉर्ड्स में कई अलग अलग औरतों के नंबर्स हैं और हर कोई इसके बारे में बात करने से डर रही है, कतरा रही है। सर पिछले 2 दिनों में इस अजीत ने कम से कम 9 औरतों से कांटेक्ट किया। उन औरतों में से कोई भी बात करने को राजी नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक को मनाया सर, गारंटी दी है इस रैकेट में उसका नाम नहीं आएगा। रैकेट क्या है? मैं फंस गई थी सर। डरिए मत, आपका नाम नहीं पूछूंगा। आपको कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं आना होगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने कभी मुझसे बात भी की थी। भेजिए जगह को बताइए। कुछ 1 साल पहले मैं सहयोग नगर से गुजर रही थी। मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया था। उसकी दुकान पर बोर्ड देखा तो मैं वहां गई। फिर? उसने मेरा नंबर सेव कर लिया था। फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया। इस अजीत शर्मा ने, वो किसी स्कीम के बारे में बोलने लगा। बहुत पैसा बनाने का मौका था। मैं लालच में आकर वहां चली गई और फिर वहां। क्या हुआ बताइए, डरिए मत। सर मैंने चेक किया, इस अजीत शर्मा की उस मोहल्ले में पहले एक मोबाइल शॉप भी थी, जहां से औरतों के नंबर लेकर उन्हें फंसाता था। जी सर। उस औरत ने बताया कि उनकी वीडियोस भी बनाता था। वीडियोस? ब्लैकमेल? जी सर। सभी घरेलू औरतें थी, हाउसवाइफ्स, आसानी से फंस जाती थी। और इस अजीत शर्मा की भावना से फोन पर कभी बात नहीं हुई? एक बार भी नहीं सर, मैंने डबल चेक किया। मैम ये अजीत शर्मा आज से 3 साल पहले अंदर हुआ था, ब्लू फिल्म बनाकर उनकी सीडी बेचता था। और इसकी दूर की एक रिश्तेदार थी मंजू नाम की, साथ में रहती थी, फिर अचानक गायब हो गई। फिर मंजू के माँ बाप ने इस अजीत शर्मा पे केस किया और वो इस सिलसिले में अंदर भी हुआ। आजकल बेल में बाहर है। सर इस ब्लू फिल्म का केस कावेरी नगर थाने में दर्ज है। और सर मंजू का मिसिंग केस सहयोग नगर में। उसके माँ बाप से बात हुई, यही मानसपुर में रहते हैं। सभी कह रहे हैं कि इस अजीत ने ही उनकी मंजू को गायब किया और आज तक नहीं मिली। 4 साल से मिसिंग है। राइट सर। सर सालों से इस अजीत शर्मा के जुर्म में सिर्फ उंगली नहीं, पूरा सर है। लेकिन इस मंजू मिसिंग केस को भावना मर्डर केस से जोड़ने का हमारे पास कोई सुराग नहीं है। न मिसिंग केस में, न मर्डर केस में। सर 9 जुलाई की अजीत के फोन की लोकेशन रिपोर्ट मंगवाई, शायद उससे कुछ पता चले। क्राइम ब्रांच की टेक्निकल टीम कत्ल के दिन अजीत के फोन इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन मैपिंग कर रही थी और दूसरी टीम उससे लगातार सवाल किए जा रही थी इस जुर्म के बारे में, पर वो टस से मस नहीं हो रहा था और उसकी बीमारी बार बार बीच में आ रही थी और इसी वजह से पुलिस उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आ सकी। सर 9 जुलाई को अजीत शर्मा की फोन लोकेशन है दोपहर 1 बजे सहयोग नगर। सहयोग नगर, जहां पर भावना पांचाल का घर है और अजीत शर्मा की दुकान। और उसके बाद 2 बजे नूतन निवास सर्कल। नूतन निवास, जो कि सहयोग नगर से
15 मिनट की दूरी पर है। 3:30 बजे तक नूतन निवास सर्कल और उसके बाद वाया चंदन नगर हाथी चौक 4:20 हाथी चौक, यहाँ पर भावना पांचाल की लाश मिली 8 टुकड़ों में कटी हुई। और उसके बाद संतराम क्रॉसिंग 5:30 बजे। संतराम क्रॉसिंग और 5:30 बजे ही भावना पांचाल के स्कूटर को यहाँ संतराम क्रॉसिंग में पार्क किया गया। वेल डन गाइस, हमें कातिल मिल गया। लेकिन कन्फेशन नहीं है आरोपी का। सर बार बार डिनाई कर रहा है और हम सख्ती करके कन्फेशन उगलवा भी नहीं सकते। हेल्थ डेलिकेट है उसकी। ठीक है भाई, खुदा ना खास्ता लॉकअप में अगर उसे कुछ हो गया तो ये ह्यूमन राइट्स वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। सर और एक बात, क्राइम सीन और मर्डर वेपन दोनों अभी तक लॉक नहीं हुए। उसकी घर की तलाशी से कुछ नहीं निकला? नो सर। अब ये सेल फोन्स की लोकेशन को हम बतौर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर पेश नहीं कर सकते। दैट वी नो। हमें ठोस कॉन्क्रीट सबूत चाहिए इस बंदे को नेल करने के लिए। सर अभी तक तो नहीं है, लेकिन जरूर मिल जाएगा। इंस्पेक्टर, उसकी इंटरोगेशन में ज्यादा वक्त जाया मत करो, कोई और तरीका ढूंढो एविडेंस पाने का। हमें कंक्रीट सबूत चाहिए ही चाहिए, वरना केस वीक बनेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन अजीत शर्मा की तरफ मजबूत इशारा कर रही थी, लेकिन अब तक क्राइम ब्रांच के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं आया था जिसकी बिना पर वो अजीत को गिरफ्तार कर सके। और वो अजीत पर ज्यादा जोर भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि अजीत की तबीयत नाजुक थी। अब क्राइम ब्रांच ने भी एक नजाकत भरा रवैया अपनाया और बड़ी चालाकी से इस केस को क्रैक किया। उसकी आप चिंता मत कीजिए, नाम चेहरा कुछ भी सामने नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। देखिए मैडम, हम आपकी हिचकिचाहट समझते हैं, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। ये कत्ल का केस है, हमें सिर्फ शक नहीं है, हम जानते हैं कि ये कत्ल इसी ने किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कत्ल इसने कहाँ किया है। लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि उसने उस औरत का मर्डर कहाँ किया है? ये समझता हूँ आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि उसने वो ब्लू फिल्म कहाँ बनाई थी। मुझे उस घर में दोबारा जाना पड़ेगा? जी नहीं, आपको दोबारा जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आप वहां गई हैं, सिर्फ हमें वहां का एड्रेस बता दीजिए, काफी होगा। प्लीज। नूतन निवास, बिल्डिंग नंबर 4, फ्लैट नंबर 202, सेकंड फ्लोर। क्या नाम है तुम्हारा? आप कौन? क्राइम ब्रांच। सर मेरा नाम प्रणव चौरसिया। सर क्या हुआ? सर क्या बात है सर? लगता है क्राइम सीन और मर्डर वेपन मिल गया। तुरंत फोरेंसिक को बुला। सर कसम से ये सब क्या है? मेरे को कुछ नहीं मालूम सर। प्रणव चौरसिया, अकेले रहते हो? जी सर, मैं अकेला रहता हूँ, लेकिन ये घर मेरा नहीं है सर, मैंने किराए पर लिया है। लेकिन रहते तो तुम ही हो ना? लेकिन मैं आधे से ज्यादा टाइम तो टूर पर रहता हूँ सर।
आप मेरे मकान मालिक से बात कीजिए एक बार। मैं उनको कई बार बोला है कि कुछ अजीब सा लगता है मुझे अपनी पीठ पीछे। जब भी मैं टूर से आता हूँ मुझे कुछ गड़बड़ लगती है यहाँ पे। और सर कुछ दिनों पहले मुझे कुछ बू आ रही थी, मैंने वो बात भी बताई, लेकिन वो कह रहे घर पे कोई नहीं आता। कौन है तुम्हारा मकान मालिक? भावना पांचाल की लाश के 8 टुकड़े किए गए थे। अब तेरे 8 टुकड़े करूंगा, तुझे जिंदा भी रखूंगा। नहीं साहब, वो क्या? वो क्या? सर मिला हुआ है सर। इस ललित तोमर का फोन नंबर अजीत शर्मा के कॉल रिकॉर्ड में हर दूसरे दिन में आता है। वो सब दोस्त है, वो अजीत मेरा दोस्त है सर। अब अपने दोस्त के साथ फांसी के फंदे पर चढ़ना। फांसी नहीं तो कम से कम उम्र कैद तो जरूर होगी। नहीं साहब, मुझे इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं तो बस उसको फ्लैट देता था साहब। ब्लू फिल्म बनाने के लिए? नहीं। तुझे क्या मिलता था? कट या कुछ और? कहीं तू भी उन फिल्मों में एक्टिंग तो नहीं करता था? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो वहाँ क्या करता था। वो कहता था कि कुछ काम है और मैं उसको चाबी दे देता था। दूध पीता बच्चा है तू। तुझे कुछ नहीं पता था कि तेरा दोस्त वहां पे क्या करता है। इतनी गहरी दोस्ती, जो घर तूने किसी दूसरे को किराए पे दिया उसकी चाबी तू अपने दोस्त को दे देता था, बिना ये जाने कि तेरा गहरा दोस्त वहां पे क्या करता है। तेरा किराएदार प्रणव चौरसिया तुझसे बार बार शिकायत करता था कि घर में कुछ गड़बड़ है, घर में कुछ हो रहा है। उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में कोई आ रहा है। यहां तक कि उसने तुझसे बदबू की भी शिकायत की, लेकिन तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगी। साहब, मैंने अजीत पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर। अभी तो हमारे सामने भोला बनने की एक्टिंग करके उससे भी बड़ी गलती कर रहा है। सर उस सली और छुरे की टेस्टिंग हो चुकी है। किचन ड्रेन से लिए गए सैंपल्स की भी चेकिंग हो चुकी है। क्या रिपोर्ट है ऑफिसर? ह्यूमन ब्लड है सर। ड्रेनेज का सैंपल, सलिए का सैंपल और छुरे का सैंपल सभी भावना पांचाल के ब्लड सैंपल से मैच हो रहे हैं। आखिरकार उस दोपहर को क्या हुआ था? क्या बेटी को बस स्टॉप से लेने जाते वक्त भावना अजीत शर्मा से टकरा गई थी? अरे अजीत जी, वो सलवार सूट रेडी हो गया? हाँ, जो वो आपने दिया था। हाँ, वो 1 महीने पहले जो दिया था ना आपको। हाँ भावना जी, वो तो कब का तैयार हो गया है। ये कल्पना भी ना बोलना भूल जाती है। मेरे स्टोर रूम पे पड़ा हुआ है। अब ऐसा करिए कि वहीं चलकर ले लीजिए। ये स्टोर रूम कितनी दूर है वैसे? भावना जी, बस 5 मिनट लगेंगे। अब ऐसा करिए, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अजीत जी प्लीज जल्दी दे दीजिए। हाँ भावना जी, चलिए मेरे साथ, 5 मिनट लगेंगे, आइए। अजीत जी प्लीज जल्दी कीजिए। 5 मिनट कहा था आपने, 10 मिनट हो गए हैं। रचना को बस स्टॉप भी लेने जाना है। अरे हम पहुंच गए हैं सर, 2 मिनट। आइए ना, मैं अभी आपको सूट दूँ। आइए ना प्लीज। ये तो घर है किसी का, स्टोर रूम नहीं लग रहा है। भावना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो, इसे प्रस्ताव समझ सकती हूँ मेरा। क्या बकवास कर रहे हैं? साहब हैंडल लॉक खुला छोड़ के जाना, दूसरी गाड़ी आएगी तो आगे पीछे करने में आसानी होगी। अरे भाई, अगर मेरी गाड़ी किसी ने चुरा ली तो उसकी भरपाई तू करेगा? अरे बगीचा थोड़ी ना है सर, बिना रसीद के किसी को टच भी नहीं करने देंगे। अच्छा सुन, मैंने हैंडल लॉक कर दिया है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अजीत शर्मा, ऐसा ही हुआ था ना? ऐसा आप कह रहे हैं साहब, मैं नहीं। तो ठीक है, तुम बताओ कैसे हुआ था? क्या बताऊं साहब, जब कुछ हुआ ही नहीं। मैं ना भावना पांचाल से कभी मिला ना उसे किसी घर ले गया। साहब मैंने कुछ नहीं किया। अब यही बात कोर्ट में कहना। कोर्ट में तुम्हारे इस झूठ से पर्दा हटाएंगे। अजीत शर्मा, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पूरे सबूत हैं। अब तुम्हारी कहानी खत्म। साहब, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सकता। सबूत कहां से मिलेगा जब मैंने कुछ किया ही नहीं? अब भी कह रहा मासूम है। सर, अब हमारे पास सबूतों की कमी नहीं है। सारे हालात की रिपोर्ट है, सब कुछ है। सर, छुरे और सरिये पर खून तो मैंने एविडेंस है ही। ये पार्किंग अटेंडेंट इसे कोर्ट में पहचानेगा? पहचानेगा सर। बस एक बार इस अजीत शर्मा को हम फॉर्मली अरेस्ट करके
कोर्ट में पेश कर दें तो सब सही हो जाएगा। बस इतना ख्याल रखना, ये अजीत शर्मा कहीं विक्टिम कार्ड ना खेल जाए, बीमारी का बहाना बनाकर या कोर्ट में टॉर्चर वगैरह की बकबक ना शुरू कर दे। सर उसकी तबीयत तो जैसी थी वैसी ही है, इनफैक्ट बेहतर है। तगड़ी चार्जशीट बनेगी, पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट होगा और वो भी सबूतों के साथ। अजीत शर्मा अपनी बात पर अड़ा रहा। वो कहता रहा कि उसका भावना पांचाल के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। भावना का पति राकेश दंग रह गया ये जानकर कि अजीत ने किस इरादे से उसकी पत्नी को फंसाया और कितनी निर्दयता से उसका कत्ल कर दिया। पांचाल परिवार इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि उस दोपहर को जब भावना घर से निकली थी रचना को पिकअप करने, वो दिन अचानक उन सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। मोहल्ले के रहवासी शौक में हैं कि उन्हीं लोगों के बीच में कोई ऐसा भक्षक रहता था जिसने भावना पांचाल का कत्ल कर दिया। कल्पना शर्मा अब भी अपने पति की तरफदारी कर रही है, जबकि सारे सबूत अजीत के खिलाफ हैं। प्रणव, जिसे अक्सर लगता था कि उसकी पीठ पीछे उस घर में कुछ गलत होता है, अब उस घर से निकल गया है और दूसरे मकान में रह रहा है। रोज की तरह अपनी बच्ची को स्कूल बस स्टॉप से घर लाने के लिए निकली थी भावना पांचाल। अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि अजीत की दुकान पर जाकर उस सलवार सूट के बारे में पूछ लिया जाए, और उसकी जिंदगी बीचों बीच खत्म हो गई अचानक। हालांकि अजीत शर्मा इस बात को नकारता रहा है कि वो भावना पांचाल का कातिल है, लेकिन क्राइम ब्रांच कोर्ट में अपने सारे सबूतों के साथ अजीत शर्मा के खिलाफ एक मजबूत केस पेश कर रही है। इस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन मुकदमा शुरू होना अभी बाकी है और आरोपी अजीत शर्मा इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। सबूतों और गवाहों की ताकत पर अदालत में क्राइम ब्रांच द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ अजीत शर्मा को अपना बचाव करना होगा। उसके बाद अदालत यह तय करेगी कि वो दोषी है या नहीं। दूसरी तरफ अजीत की दूर की रिश्तेदार मंजू, जो अपने घर से गायब हो गई थी, उसका केस फिर से खोला गया है। अजीत ने उस केस में भी अपना कोई हाथ होने से इनकार किया है, लेकिन क्राइम ब्रांच को शक है कि उसने मंजू के साथ भी वही किया होगा जो उसने भावना के साथ किया। जो जली हुई लाश जयसिंह नगर की पुलिस को मिली थी और जिसे राकेश पांचाल ने गलती से आइडेंटिफाई कर लिया था, उस लाश की शिनाख्त अभी हुई नहीं है। वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। भावना का पति और रिश्तेदार न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि कब भावना के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।